स्पिरिचुअल माना आध्यात्मिक तीर्थ स्थान भी है और वहाँ बहुत से लोग घूमने आते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग गए होंगे और आपको देखा होगा। तो हमारे बीच में ये जो दोनों भाई जी बैठे हैं वो आए हैं माउंट आबू के पांडव भवन से कर रहे हैं और भारत के युवाओं से, भारत के कल्चर से वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, जान रहे हैं। और उसी के तहत एक Y20 प्रोजेक्ट है। ये Y20 प्रोजेक्ट जो है ये 15 से 29 साल के विशेष युवाओं के लिए बनाया गया है और इसमें भारत सरकार खुद चाहती है कि हमारे देश के युवा कुछ बात करें, अपना ओपिनियन दे, अपना विचार दे, अपनी दिक्कतों को सुनाएं। और इस विषय पर दे तो 3 एजेंडा है। आप लोग ध्यान से सुनना। भाई साहब के लेक्चर के बाद में मैं आपसे एक बात और बात करूंगी। आपको आपकी आइडेंटिटी देनी है, एक नई आइडेंटिटी, ठीक है? तो आपको 3 एजेंडा पर सुनाया जाएगा। आपको जितना अच्छा लगे आप अच्छी तरह सुनेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट है हेल्थ। सबसे पहला सुख निरोगी काया। ये आपके घर में जो बुजुर्ग होंगे ना वो ये कहते हैं कि बेटा सुखी वो है जिसको कभी बीमारी नहीं आती, क्योंकि जब बीमारी आती है तो आप कितने पढ़े लिखे हो, कितना ही आपके पास पैसा हो, लेकिन आपको अच्छा तो नहीं लगता है। आपको अकेले आईसीयू में डाल दिया हो, आपके ऊपर बहुत सारे ग्लूकोज चढ़ रहे हो, रोज 10-20 सुइयां लग रही हो, न जाने कितनी दवाइयां खानी पड़ रही हो, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। हेल्दी रहना हर एक का अधिकार है और हर एक भूल गया है हेल्दी कैसे रहना। आज बहुत लोग बीमार है, बहुत लोग छोटी उम्र में मर भी जाते हैं, छोटी उम्र में उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, वो बिल्कुल बड़ी बड़ी बीमारियों के स्पीकर के आगे नीचे रख दो ये खाली। हेल्थ को कैसे? हाँ बस रख। दूसरी बात वेलबींग, उसके बारे में भी आप बताएं। नीचे सामने चल ठीक है। What is the meaning of well-being? तो आपको सर बताएंगे, ये उनके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, ठीक है? वेल-बीइंग। और थर्ड स्पोर्ट्स। कितने बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़े हैं? किसी ना किसी खेल से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार का। बात नहीं करो, सिर्फ हाथ खड़ा करो। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपको स्पोर्ट्स के अंदर कुछ अचीव करने की इच्छा रहती है ना कि मैं टूर्नामेंट जीतूं, फिर गोल्ड मेडल मिले, फिर मैं कुछ बड़ा बड़ा इनाम लेकर आऊं, मेरा नाम हो, इतनी बड़ी ट्रॉफी मिले, मैं भी वो बड़े बड़े जो स्टार खिलाड़ी होते हैं उनकी तरह मैं भी सबको कप दिखाऊं, मेरे घर में भी बहुत सारे शील्ड लगे हो। सबको इच्छा होती है, तो क्या करें जो हम अपने खेल में आगे बढ़े, ये भी आपको सर सुनाएंगे। उसके बाद में हम आपसे दोबारा मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमार जितेंद्र भाई जी, साथ में बैठे ब्रह्मा कुमार रवि भाई जी, ये भी माउंट आबू से आए हैं। ये लास्ट में आपको एक प्लेज कराएंगे, बहुत अच्छी प्लेज करेंगे हम सभी, ठीक है? तो आप सभी ध्यान से सुनना और जो भी बात आपको पूछनी हो ना तो हाथ खड़ा करना, ठीक है? क्या करेंगे? कुछ पूछना है तो हाथ खड़ा। आपस में बात नहीं। हमारे जाने के बाद आप खूब बातें करना। हम सिर्फ 1 घंटा आपके बीच में रहेंगे। माउंट आबू से आए चले जाएंगे 1 घंटा, तो 1 घंटा तो आप शांत रह सकते हो। बहुत अच्छे हैं आप, थैंक यू। तो मैं अभी जितेंद्र भाई साहब को दे दूं। कितना गर्व की बात है। और हम उस देश में रहते हैं जिस देश का प्राइम मिनिस्टर, आपने न्यूज सुनी होगी ना अभी, भारत का हमारे प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका में गए, अमेरिका के संसद में, कांग्रेस में जब भाषण किया उन्होंने, तो 45 मिनट्स के भाषण में 79 बार तालियां बजी।
15 बार लोगों ने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया। तो कितनी बड़ी बात है, हमारी बात, भारत की बात सारी दुनिया सुनने लगी है। तो जब इतना भारत मजबूत स्थिति में पहुंचा है, तो हमारा अपना युवाओं का भी एक फर्ज बनता है कि हम भी कुछ करके दिखाएं। नवोदय विद्यालय में आए हैं तो कुछ एग्जाम क्लियर करके नवोदय विद्यालय में आए हैं ना, कुछ करके दिखाने के लिए आए हैं ना, सभी करके दिखाएंगे ना कभी अपने जीवन में। तो जब हमें आगे बढ़ना है, कुछ करके देखना है, कुछ सक्सेसफुल बनना है, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी अपनी आपकी बनानी है, तो उसके लिए अभी से, इस उम्र से कुछ ना कुछ अपने जीवन के लिए करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि केवल पढ़ाई पढ़ने से हो जाएगा? पढ़ाई पढ़ने से हो जाएगा? देखो, एक छोटा सा इंसिडेंट आपके सामने शेयर करता हूं। हो सकता है आपने भी आपके आसपास ऐसी चीजें देखी होगी, या हो सकता है आपके अपने जीवन में भी कहीं ना कहीं ये चीज जुड़ी होगी। देखो, एक जगह गया, हमारे स्कूल में ही गए, तो 35 साल के बाद जब स्कूल में गया तो वहां देखा कि एक जो पियून होता है ना, जो जिसको सिपाही बोलते, पियून होता है, जिनका काम होता है ना इधर से फाइल उधर ले जाना वगैरह, बहुत अच्छी तरह से ईमानदारी से काम करते हैं, सेवा करते, मदद करते हैं। तो उस समय का, जब मैं वहां पढ़ता था, छोटा सा बच्चा था, उस समय वो उस पोजीशन पे था। 35 साल के बाद भी गया तो वो वही मिला, वही काम करते हुए मिला। तो अंदर बड़ी खुशी हो गई कि देखो, उतने समय से यही पे है, आज भी मुझे मिले। लेकिन जब वापिस आ रहा था ना, तो उस समय मेरे मन में एक विचार आया कि देखो, इनके साथ में कितने सारे लोग जुड़े होंगे। तो कोई तरक्की करके हेड क्लर्क बन गए, किसी की तरक्की करके कोई टीचर बन गए, किसी की तरक्की हो गई जो जिला परिषद के ऑफिस में चले गए। तो इस तरह से किसी न किसी ने अपनी रीति से अपनी अपनी तरक्की कर ली। लेकिन वो बंदा वही था। तो मैंने सोचा कि ये बंदा क्यों नहीं जा पाया, इसकी तरक्की क्यों नहीं हो पाई। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना, देखो, आपके आसपास के लोगों के लिए भी और खुद के लिए भी। देखो, 4 प्रकार के लोग होते हैं, 4 प्रकार से हमारी तरक्की रुकती है। एक तो ऐसे लोग होते हैं जो कुछ करना ही नहीं चाहते, जो है उसमें ठीक है, जो मिल गया चलो, 100 रुपए की जो जॉब मिल गई, नौकरी मिल गई, चलो उसी में चलते रहे। दिन के 150 रुपए कमा रहे तो 150 रुपए कमाएंगे, 100 रुपए खर्चा करेंगे, 50 रुपए बचाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसे ही चलते रहेंगे। पढ़ाई पढ़ते समय आज 40% आए, अगली बार 40 आएंगे, फिर 38 आएंगे, 35 आएंगे, फिर बाद में फेल भी हो जाएंगे, है ना। इस तरह से चलते रहेंगे। तो इसको प्रोग्रेस कहेंगे? इसको उन्नति कहेंगे? नहीं कहेंगे ना, वो तो वही के वही है। तो ऐसे लोग दुनिया में हैं जो कुछ करना ही नहीं चाहते, जो मिला है उसमें संतुष्ट है, इसलिए उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। आप लोग यहां आए हो, इतने अच्छे माहौल में हो, इतनी अच्छी पढ़ाई मिल रही है, तो कुछ अलग करके दिखाना है। क्या अलग करना है हम आगे देखेंगे। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो 80% लोगों में आते हैं। वो लोग ऐसे होते हैं, उनके सपने तो बड़े होते हैं, अच्छे अच्छे सपने देखते हैं, लेकिन वो सपनों को प्रयास नहीं करते, पाने के लिए प्रयास नहीं करते, छोड़ देते हैं। जब 7वीं 8वीं में होते हैं तो उस समय सोचते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। फिर 10th तक आते आते नहीं, पढ़ाई तो बड़ी टफ हो रही है, तो ठीक है 10वीं तो क्लियर कर लूं, फिर देखते कोई टीचर बन जाए। फिर 12वीं के बाद जाते हैं तो सोचते हैं कि नहीं, ये भी बड़ा डिफिकल्ट है, वो भी छोड़ देते हैं। तो कितने सारे लोग हैं जो पढ़ लिख के भी ऐसे घूम रहे हैं। तो इसको भी प्रोग्रेस कहेंगे? इसको प्रोग्रेस कहेंगे? इसके लिए तो हम नहीं आए ना यहां। तीसरे प्रकार के लोग, तीसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं, एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं,
ये भी पढ़ाई करे, वो भी करे, एक साथ 4 सब्जेक्ट का स्टडी करना शुरू कर देवे। 4-5 सब्जेक्ट एक साथ बुक लेके बैठेंगे तो उसके बाद में एक तरफ भी अटेंशन नहीं जाएगा। एक साथ 1 या 2 चीज लीजिए, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए, उसमें 100% एफर्ट लगाइए, उसके बाद में दूसरी चीज लीजिए, तो वो सक्सेसफुल जल्दी हो सकता है ना? हो सकता है। और चौथे लोग जो आजकल हम सब जगह देख रहे हैं कि अपना गोल तो सेट कर लेते हैं, लक्ष्य तो सेट कर लेते हैं, लेकिन चलते चलते ऐसी कुछ चीजें देखते हैं, ऐसी चीजों के प्रभाव में आ जाते हैं जो अपने लक्ष्य से उनका फोकस हट जाता है। सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है किसी ने? कितनों ने सुना है? वाह, ठीक है, थैंक यू। और ऐसे कितने हैं जिन्होंने विनोद कांबली का नाम सुना है? हाथ खड़े कीजिए। विनोद कांबली 2-3 लोगों ने सुना है। मैंने 2 नाम आपके सामने रखे। पता है वो जो आपके एज के थे ना, 13-14 साल के, तो ये दोनों बच्चों ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था 650 रनों की पार्टनरशिप की। 650 रनों की पार्टनरशिप, उसमें विनोद कांबली के 350 थे, सचिन के 350 थे। उसके बाद में दोनों को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिला। शुरुआत के 5 सालों में विनोद कांबली ने सेंचुरी पे सेंचुरी मारी, डबल सेंचुरी पे डबल सेंचुरी मारी। सचिन डबल सेंचुरी नहीं मार पाया था तब, जब तक विनोद कांबली था। लेकिन आज अगर देखेंगे ना तो सचिन कितने आसमान पे पहुंच गए, उसको कहते हैं क्रिकेट का भगवान, और विनोद कांबली को कोई नहीं जानता है। क्यों? कारण क्या होगा? उसका कारण यह था कि उसने अपना मुख्य कार्य क्रिकेट खेलना छोड़ के दूसरी बातों पे ध्यान देना शुरू कर दिया। जैसे पार्टीज में जाना, नाइट क्लब में जाना, बुरी संगत में पड़ना, कुछ एडिक्शन के पीछे लग गया, कुछ ना कुछ सेवन करने लग गया, अहंकार आ गया। तो ये सारी चीजों के कारण उसका फोकस क्रिकेट से हट गया। तो क्रिकेट से हट गया, उसके बाद में वो भी सबके बुद्धि से भी हट गया। इसलिए फोकस बहुत आवश्यक है। और खास करके ये जो यंग एज होती है ना हमारी, इस एज में बहुत सारी चीजें हमें अट्रैक्ट करती है, लेकिन हमारा जो अल्टीमेट गोल है, हमारा जो फोकस है, उस पर हम हमेशा अगर कायम रहे ना, तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते, लक्ष्य के आगे भी जा सकते। ये जो प्रोजेक्ट है Y20, ये इसी उद्देश्य से भारत ने जब प्रेसिडेंटशिप मिली तो हमारी भारत सरकार का एक उद्देश्य था कि हमारे भारत में जो युवा है, भारत में जो यंगस्टर्स है, वो बहुत बड़ी संख्या में है। इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी शक्ति हमारे पास है, यंग पावर हमारे पास है, तो वो भी क्रिएटिव पावर है। वो दुनिया को पता चले कि हमारे भारत के युवाओं में कितनी क्षमता है। इसलिए ये जो प्रेसिडेंटशिप मिली, उसके बाद में जगह जगह पे भारत सरकार युवाओं के कार्यक्रम कर रही है और उनके फीडबैक ले रही है। अभी भी प्रोग्राम होने के बाद है ना, दीदी आपको कुछ फीडबैक फॉर्म देंगे, वो आप भर के दीजिए, वो भारत सरकार की इस वेबसाइट पे जाएंगे रिपोर्ट के रूप में। तो भारत सरकार क्यों कहती है? सबको पता है कि हमारे में हर एक में बहुत क्षमता है, असीम क्षमता है, बस उन्हें इग्निशन नहीं मिलता है। हम अपने आप को रोक लेते हैं, अपने आप को समेट लेते हैं और उसके कारण दूसरी चीजों से हट जाता है ना। तो इसलिए का फोकस, अभी आपका फोकस मेरे पास है? कितने बोलते मेरे पास फोकस है? चलो, मुझे देख रहे हैं या मेरे सुन पा रहे? सुन पा रहे कि देख पा रहे? दोनों कर पा रहे। ज्यादा क्या कर रहे? ज्यादा सुन रहे? चलो एक टेस्ट करें, छोटी सी, आधे मिनट की, कर सकते हैं?
देखते हैं कितने पास होते हैं। आपको बस मुझे क्या देखना है, मैं जो बोलता हूं करना है, ठीक है? मैं जो बोलता हूं करना है बस। अपना राइट हैंड आगे करो, धीरे धीरे ऊपर उठाओ और अपने गालों पे रखो। अरे मैंने बोला गालों पे रखो भाई, सिर पे रखने के लिए तो कहा ही नहीं। तो कितना ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग, बताओ? हैं? तो देखने में हमारा फोकस जा रहा है, सुनने में इतना फोकस नहीं हो पा रहा है। तो अभी फिर से अपने आप को एकदम फोकस करो। जो मैं बोल रहा हूं ना, एक एक शब्द पे, एक एक शब्द पे इतना फोकस करो, आपके जीवन के लिए बहुत काम आएगा। क्योंकि आगे की जो बात है ना, इसको वेल बीइंग कहते हैं। वेल बीइंग मतलब क्या? कौन बता सकता है वेल बीइंग किसको कहेंगे? वेल बीइंग कोई एक है, बता सकते हैं? चीजों को अच्छा करना, सिंपल भाषा में अगर बोलो। कभी आप कमरे में जाओ ना, आपके रूम में जाओ, सारी चीजें अस्त व्यस्त पड़ी रहती है ना? एक कपड़ा इधर पड़ा रहता है, एक किताब इधर पड़ा रहता है, कागज उधर पड़ा रहता है। ऐसे लगता है कि पूरी रूम बिखरी हुई है। जब हम केवल छोटी छोटी चीजों को समेट लेते हैं तो उसके बाद में एक जगह रखते हैं, तो ऐसे लगता है कि रूम में बहुत जगह होगी, है ना? बहुत अच्छा लगता है ना? तो जो अच्छा लगता है उसको कहते हैं वेलबींग। हमारे चीजों में जो अस्त व्यस्तता है, इधर उधर बिखरी हुई चीजें हैं, उसको समेट के एक जगह करना। किस किस में करेंगे? फिजिकल एक्टिविटी सब करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी में जो भी हम कार्य करते हैं उसमें कुछ स्कोप होता है हमारी चीजों को समेटने का, कि वेस्ट होता है नहीं होता है? कौन मानता है कि वेस्ट नहीं होता है हमारे इसमें? दिन भर जो काम करते हैं हम सवेरे से लेकर रात तक, उसमें हमारा समय वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है? थोड़ा चेक करना। सवेरे उठ के हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं, दिन में भोजन के समय, आपस में गपशप लगाते समय कितना मिनट्स वेस्ट करते हैं, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। उतना टाइम अगर हम अपने खुद के लिए लगाए, दीदी ने कहा ना कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हेल्थ अच्छी है, तो हमें पहला धन तो प्राप्त हो गया। तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखना किसके हाथ में है? डॉक्टर के? किसके हाथ में है? हमारे अपने हाथ में है। तो अपने हाथ में स्वास्थ्य तब रह सकता है जब हम अपने दिन की दिनचर्या सेट करेंगे। जब दिनचर्या सेट करते हैं ना, देखो पढ़ाई के लिए तो हम सेट करते हैं, 1 घंटा करना है, आधा घंटा करना है, इस सब्जेक्ट को देना है, फिर 1 घंटा दूसरे सब्जेक्ट को देना है। लेकिन वैसे ही हमारे 24 घंटे हैं, उसके लिए भी सेट किया जा सकता है। सवेरे उठना है, सवेरे उठ के 10 मिनट खुद के लिए देने हैं, कुछ नहीं करना, ना किसी से बात कीजिए, ना मोबाइल होगा तो मोबाइल यूज कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, 10 मिनट अपने खुद के लिए दीजिए, कह सकते हैं। उसके बाद में दिनचर्या शुरू कीजिए, अपने आप को तैयार करके फिर जैसे क्लास में जाना है, लेक्चर्स अटेंड करने हैं। उसके बाद में पढ़ाई के लिए उसी समय प्लानिंग कीजिए कि आज मुझे पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए कौन सा टाइम फिक्स करना है, कितना आवर्स देने हैं, कौन से विषय के लिए कितना टाइम देना है, आधा घंटा इस टॉपिक के लिए, आधा घंटा उस सब्जेक्ट के लिए। ऐसे आज के दिन की प्लानिंग कीजिए। तो रात को जब सोने जाएंगे ना, तो उस समय दिन भर में मैंने जो जो किया उसको 10 मिनट फिर से मेमोराइज कीजिए कि सवेरे से लेकर रात तक मेरा दिन कैसे गया। उसके लिए उस भगवान को, परमात्मा को भी शुक्रिया है जो अच्छा दिन मेरा गया, और मुझे क्या क्या मेरा काम मैंने किया था, कितना बाकी रहा, कितना पेंडिंग रहा। तो ये हो गया फिजिकल वेलबींग। अपनी फिजिकल चीजों को व्यवस्थित करना, अपने आप को व्यवस्थित करना। दूसरा होता है इमोशनल वेलबींग। हम एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, उसको भी व्यवस्थित करना होता है। वैसे ही होता है डिजिटल वेलबींग।
जो हमें मोबाइल में इस पे टाइम वेस्ट जा रहा है उसको कैसे सेट करें। ठीक है, ऐसे अलग अलग प्रकार के हम अपने जीवन को व्यवस्थित रीति से जोड़ सकते हैं। फिर से हम पहली बात पे आते हैं, जो चारों चीजें आपको बोली ना कि कहां कहां हमारी प्रोग्रेस रुकती है, इसका सॉल्यूशन है अपने पास। फोकस नहीं हटे, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जावे, हमने जो गोल सेट किया है वो प्राप्त कर सके। आप लोगों ने वो कहानी सुनी है कछुए की और खरगोश की? कितनों ने सुनी है? वाह। देखो, कछुआ और खरगोश की रेस लगती है। रेस लगते लगते क्या होता है? खरगोश सो जाता है, कछुआ पार हो जाता है। ठीक है, इतनी कहानी सुनी है सबने? कछुआ क्यों पार होता है? एक बोलो। हाँ? कौन बोलते हैं कि खरगोश सो गया इसलिए कछुआ पार हुआ? कितने लोग बोलते हैं कि खरगोश सो गया रास्ते में इसलिए कछुआ पार हो पाया? खरगोश सो जाता है ना रेस में। कितने बोलते हैं कि खरगोश सो गया था इसलिए कछुआ पार हो पाया? देखो, कछुआ पार हो पाया क्योंकि उसमें निरंतरता थी, दृढ़ता थी। उसने नहीं देखा कि मैं पार हो सकता हूं कि नहीं हो सकता हूं, वो बस चलता गया और रेस जीत लिया। तो हमें भी अगर कुछ पाना है, सक्सेसफुल होना है, तो कौन सी चीज चाहिए? निरंतरता और दृढ़ता। देखो, निरंतरता और हार्डवर्क के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। सचिन तेंदुलकर का जो नाम लिया ना हमने, तो सचिन तेंदुलकर हर मैच में जाने से पहले, अगर कल मैच होने वाली है तो एक दिन पहले टेस्ट मैच से, वो कम से कम 350 बॉल फेस करता था नेट पे, तब वो मैच में जाएंगे, मैच में उतरेंगे। तो 350 बॉल जो फेस किए उसके बाद में मैच में रिजल्ट मिले, आज वो 100 से ज्यादा सेंचुरी उसने खेल दी। तो हार्डवर्क के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए कछुआ जीता हार्डवर्क से, निरंतरता से, दृढ़ता से। बाद में क्या हुआ कि दोनों वापस मिले। यहां तक तो हमने सारी सुनी है ना कहानी, आगे की नहीं सुनी आप लोगों ने। कछुआ और खरगोश बाद में फिर से मिले, बोले पिछली बार तो तुम जीत गया, अभी फिर से रेस लगाते। फिर से रेस लगाई। जैसे रेस लगाई तो उस समय खरगोश की बुद्धि में था कि इस बार मुझे सोना नहीं है। तो खरगोश दौड़ा और सीधा रेस जीत गया। कछुआ हार गया। खरगोश क्यों जीता? निरंतरता के कारण नहीं, वो तो तुरंत जीत गया। उसका दूसरा वे एक था, स्पीड। उसके पास अपनी शक्ति थी, अपनी पावर थी स्पीड की, और स्पीड के कारण जो गोल उसने सेट किया था वहां तक पहुंच गया। आज हमको अगर सक्सेसफुल होना है ना, तो इतनी कंपटीशन है, कंपटीशन में कॉमन रह के सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो हमारे जो स्टडी है, हमारे एफर्ट्स को स्पीड चाहिए। हमारे पास जितनी एनर्जी है, यही आपके पास, यही 5-6 साल 10 साल है, इसमें जितना जोर लगाना है लगा लीजिए, सारी बातें छोड़ के जितना जोर लगाना है लगा लीजिए, फिर अपना गोल अचीव कर लिए, उसके बाद आराम करेंगे। कौन एग्री है इस बात के लिए? कितने लोग एग्री है कि अभी हम जितना हमें समय मिला है उसमें फुल फोर्स लगाएंगे? थैंक यू। अपने आप के लिए तालियां बजाओ। अगर इतना फोर्स लगाएंगे ना, इतना दृढ़ निश्चय करेंगे, दृढ़ विश्वास रखेंगे, तो आपकी प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता। ये विश्व का इंडिया का सबसे बड़ा जो इवेंट ब्रह्माकुमारी वो आपके पास अपने नकली बात मैं जीतू भाई से से अनुरोध करना चाहता हूँ कि महीने में एक सेशन हमारा ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया लगेगा। और आने वाले टाइम में इसका जरूर प्रभाव दिखेगा।
और मैं आप लोग अपना थोड़ी सेवा लेके यहाँ पर आए, समय समय पर और आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। पूरे मैं विद्यालय परिवार की तरफ से, छात्र छात्राओं की तरफ से आपका आभार जताता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, एक बार में आपने ये सीख लिया। देखो इसका मतलब आप कुछ भी सीख सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में सीख सकते हैं। क्या करोगे?